करता हूँ आप सबको और छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र भूमि को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं समझता हूँ भाषण देने की आवश्यकता तो छोड़ी नहीं है आप लोगों ने, तो मुझे भगवान बना दिया, मसीहा बना दिया, अवतारी बना दिया, तो केवल आशीर्वाद से काम चल जाएगा। दोस्तों, आज चूंकि बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हों, मैं भी हूँ। ज़्यादातर मुझे अकेला दौड़ना पड़ता है या दो जने हो जाते हैं, कहीं कहीं गौतम जी, कहीं कहीं रमेश जी, और कहीं कहीं जिनके यहाँ कार्यक्रम होता है वो लोग हो जाते हैं। लेकिन आज बड़ा शुभ अवसर है कि हम तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। रामदेव गौतम जी मौजूद हैं, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, आदरणीय रामस्वरूप गौर साहब मौजूद हैं, रमेश सिंह जी मौजूद हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से डॉक्टर गोपाल सिंह मौजूद हैं, दर्शन सिंह जी मौजूद हैं, देवी शंकर शुक्ला साहब मौजूद हैं, और तो मैं किसी को भूल रहा था, मैं एक नहीं है ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी वाले। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, हमारे प्रदेश के उप संयोजक योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं, हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी आदरणीय श्यामचंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, हमारे प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष रामलखन पाल साहब मौजूद हैं, प्रभारी मौजूद हैं हमारे अशोक कैथल साहब, और तमाम मैं समझता हूँ जितने भी जनपदों में हमने जिला अध्यक्ष बनाए हैं वो तकरीबन सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अपने आप में ये जो आपका समागम है मैं समझता हूँ अद्भुत है, क्योंकि आप कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की संगठन की इकाई के अध्यक्ष नहीं हैं या पदाधिकारी नहीं हैं, बल्कि आप देश के 20 करोड़ नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनका भुगतान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो कि साहब हमें एमएलए बनना है या एमपी बनना है या निगम पार्षद बनना है या प्रधानमंत्री बनना है या कहीं मंत्री बनना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी निराली बात है दोस्तों, क्योंकि संगठन ज्यादातर मैंने भी देखा है, आप सबने भी देखा होगा कि जब संगठन बन जाते हैं तो वो राजनीति करने लगते हैं, पॉलिटिक्स करने लगते हैं, और जहाँ राजनीति आ जाती है वहाँ करप्शन आ जाता है, भेदभाव आ जाता है, बेईमानी आ जाती है, छल आ जाता है, कपट आ जाता है। और आप ऐसे संगठन के अध्यक्ष नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं, ये अपने आप में एक गर्व की बात है हम सबके लिए भी और उस भारतवर्ष के लिए भी, जिसकी जय जयकार हम तमाम कार्यक्रमों में भारत माता की जय कह करके करते हैं। मैं अपने विषय में बताऊं आपको तो मेरा सूत्रवाक्य वहीं से शुरू होता है, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का, कि अगर आप सब इस पर अमल कर लेंगे तो मैं समझता हूं आपके संगठन का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, आपके संगठन के समक्ष कोई चुनौती नहीं होगी। और जो आपका लक्ष्य है कि हमें 20 करोड़ लोगों का भुगतान दिलाना है, वर्ष 2023 में दिलाना है, वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा अगर सब उसको गांठ बांध लेंगे। छोटी सी कविता है, आशा नहीं मुझे वैभव की, आशा नहीं मुझे वैभव की या कोई पद पाऊं, मैं चिरपथगामी, मैं चिरपथगामी, राजनीति का मार्ग नहीं है मेरा, विश्व शांति का एक पुजारी हूं मैं केवल, इसी व्यथा से पीड़ित हैं ये मेरे स्वर। तो दोस्तों, अगर हम राजनीति की लालसा को त्याग देंगे तो निश्चित रूप से हमारा संगठन कामयाब होगा, हमारा मिशन कामयाब होगा। लेकिन क्योंकि हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह के प्रयास किए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने प्रयास किया, वो राजनीति से विरक्त रहे। आर्य समाज ने हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिए, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो वो भी राजनीति से विरक्त हो गए। तो इसके भी दुष्परिणाम कई बार भोगने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। एक दिन हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, प्रदेश महासचिव, और आदरणीय द्विवेदी जी, रामलखन साहब भी थे उस होटल में मिर्जापुर में जब हम ठहरे हुए थे,
देवी शंकर शुक्ला जी के यहाँ, तो रामकथन साहब की माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वो चले गए थे, दोनों तीनों ही रह गए थे। तो बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने कि साहब अगर हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्या भुगतान के बाद इस संगठन को खत्म कर देंगे, ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी? फिर तो हमारी मेहनत करने का क्या अर्थ रहा? हम इतना जो त्याग कर रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ रह जाएगा अगर हमने इस संगठन को भुगतान के बाद खत्म कर दिया तो? मैंने कहा मेरे सामने ये सवाल पहली बार आया था, इसका क्या जवाब दूं? मैंने तो सोचा तो नहीं था कुछ पहले से कि क्या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिर मेरा भूतकाल की घटनाओं में मैं गया, पीछे देखा मैंने कि जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं कि संगठन खड़े कर दिए, बना दिए और लक्ष्य पूर्ति के बाद उनको खत्म कर लिया या स्वयं को अलग कर लिया उन संगठनों से, तो उन संगठनों में विकृतियां आई हैं, कुरूपताएं आई हैं, वो लक्ष्य से भटके हैं, उन्होंने बदमाशियां की हैं, छल किया है, कपट किया है और सत्ता की तिकड़म के लिए उन्होंने जो कुछ भी कुकर्म हो सकते थे वो सब किए, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे तमाम संगठन जिनकी स्थापना किसी पावन पवित्र उद्देश्यों के लिए की गई थी। तो मुझे लगता है कि भुगतान के बाद भी हमें लड़ते रहना होगा और वो भी नॉन पॉलिटिकल रूप से ही लड़ेंगे हम, क्योंकि पॉलिटिकल होकर के हम देश का कोई विशेष भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो बहुत सारी हैं। आज पॉलिटिक्स इसलिए हमको आकर्षित करती है ज्यादा, राजनीति किसी भी हिंदुस्तानी को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा ताकत है, पावर है। लेकिन हमारा जो मिशन है दोस्तों, ये मिशन ऐसा है कि इसमें हम नागरिक को इतना सार्वभौमिक, इतना शक्तिशाली बना देना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, कि उसके सामने वास्तव में प्रधानमंत्री उसको नौकर दिखे। जैसा कि मैं कई सभाओं में बोलता हूँ, आप सुनते होंगे कि आईपीसी 1860 का पहला सेक्शन ये कहता है कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश जनता का नौकर है और उसे जनता का हुक्म मानना होगा। ये कहता है, कानून कहता है। मैं ये सभी जगह बताता हूँ आमतौर पे, ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होने लगे कि नहीं यार, हम मालिक हैं देश के, और ये जो सामने एसपी या डीएम या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या सांसद, विधायक है, ये नौकर है, वो उन्हें छोटा लगने लगे। और जब छोटा लगेगा तो फिर अधिकार पूर्वक बात करेंगे ना आप, और आपके मन में ये भावना रहेगी कि नहीं यार, एक बड़ा है, मालिक है, अफसर है, अब तो नौकर है, या छोटे आदमी है, मजदूर है, किसान है, तो आप फिर अच्छी बात भी उसके समक्ष कर नहीं पाओगे। तो मेरा जो लक्ष्य है, मैं ये चाहता हूं कि आप सब भी इस लक्ष्य पर ध्यान दें। हमारे संगठन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम गैर राजनीतिक रहते हुए अपने देश में एक ऐसी क्रांति करें कि प्रत्येक नागरिक हमारा स्वयं को राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्य न्यायाधीश से, डीएम से, एसपी से ताकतवर समझे, बड़ा आदमी समझे, ये समझे कि हम देश के मालिक हैं। और देश के मालिक हैं तो कैसे हो सकते हैं मालिक? मालिक अपनी हर चीज की सुरक्षा करता है, उसे संरक्षित करता है, चाहे वो संतानों का स्वामी हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी का स्वामी हो या किसी का भी हो। कोई किसी चीज का स्वामी है तो उसकी बहुत बेहतर तरीके से देखभाल करता है, उसको खराब नहीं होने देता। और जब हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम इस देश के स्वामी हैं, तो हम भी अपने देश की देखभाल करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। और जो देश में हमारे में ठग, बेईमान, मक्कार, गद्दार लोग शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको हटाने का काम करेंगे। और जो भी लोग इनके बाद सत्ता में आएंगे या शासन प्रशासन की कुर्सियों पर आएंगे, न्याय की कुर्सियों पर आएंगे, वो निश्चित रूप से ईमानदार लोग होंगे। उन्हें पता होगा कि यार, हम अब ये कुर्सियां इतनी पावन पवित्र कर दी हैं इन्होंने, तपजप संगठन वालों ने, कि यहाँ बैठ के कमाई का तो मतलब ही नहीं है, कांटों का ताज बन गया है, कमाई नहीं होगी। कमाई होगी तो ये कूटेंगे पीटेंगे तपजप वाले, निगरानी रख रहे हैं ये पूरी तरह से। ये साधु सन्यासी नहीं है, व्यक्ति भाव वाले नहीं है, कभी काम खत्म तो जो है संगठन खत्म और चलो हमारा कोई लेना देना नहीं, चलो तपस्या करने में लग जाए। तो ऐसा मिशन लेकर के आप सबको चलना है दोस्तों। और जब आप ये मान लोगे कि हम देश के मालिक हैं, तो आज जो समस्याएं आपके समक्ष कई साथियों के साथ आती हैं, बताते हैं कि साहब मेरा डीएम मेरी बात नहीं सुन रहा, एडीएम मेरी बात नहीं सुन रहा, एसपी मेरी बात नहीं सुन रहा,
उसको बोलो मेरे यहाँ भुगतान के दावे नहीं दिए जा रहे, कहीं मोहर लगा के नहीं दे रहा है, कहीं साइन करके नहीं दे रहा है। बहुत तरह की समस्याएं हैं आप लोगों के साथ। तो ये समस्याएं फिर आपके सामने नहीं आएंगी। किसी के भी अगर आप जागरूक हो गए, स्वयं को अपने स्वामी समझ लिया, तो आप उस डीएम से, एडीएम से, एसपी से उसी भांति बात करेंगे जिस भांति कानून बात करने को कहता है कि आप देश के स्वामी हैं और वो आपका नौकर। क्या सब लोग राजनीति से विरक्त होते हुए, रहते हुए इतना काम कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों संगठन कोई भी हो, मेरा अपना अनुभव भी है, अध्यक्ष महोदय बुरा मत मानना कोई भी साथी मेरी बात को, कि कोई भी संगठन हो अंततः ये अपराधियों के गिरोह बन जाते हैं। ऐसा हुआ है, हजारों साल का इतिहास है ये। संगठन कोई भी हो, धार्मिक संगठन बना लो, आप किसी मंदिर की कमेटी बना लो, पता चला वहां भी जो है चंदे में चोरी होने लगी, प्रसाद में मिलावट होने लगी और पुजारियों को और उनकी संतानों को इतनी तनख्वाह दी जाने लगी, कहीं 1 नंबर में, कहीं 2 नंबर में, कि जो चढ़ावा आ रहा है जनता भावना के हिसाब से वह चढ़ा रही है श्रद्धा के साथ, उसका भी दोहन और शोषण होने लगता है। होता है नहीं होता है? तमाम सामाजिक संगठनों में आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो हैं, ठगों के, चोरों के और लुच्चे लफाओं के गिरोह हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है। तो हमें इस व्यवस्था को भी बदलना है। क्योंकि आप लोग कहते हैं, अनुमान लगाते होंगे, कई तो पीड़ित होने की वजह से कहते थे होंगे कि मदन लाल जी जो है हमारे लिए लड़ रहे हैं तो भगवान है या मसीहा है। कई लोग मक्खन लगाने के लिए कह देते होंगे, कई लोग हृदय से भी कहते होंगे। सभी तरह के लोग हैं। कईयों को तुम्हें बड़ा दुष्ट दिखता होगा, यार इससे तो घटिया आदमी कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे गाली देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं। लेकिन सच यही है दोस्तों कि उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर केवल और केवल इसलिए भेजा है कि व्यवस्था परिवर्तित करनी है। अब तक की जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे वो धर्म की व्यवस्था हो, चाहे वो समाज की व्यवस्था हो, चाहे राजनीति की व्यवस्था हो, चाहे वो कैसी भी व्यवस्था है, मुझे उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए काम करना है। और मैं उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए काम करूंगा तो कम से कम इस पृथ्वी पर रहने वाली कोई शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और जिस दिन मैं इस मिशन से हटकर अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करने लगा, या अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से काम करने लगा, या अपने साथ जुड़े हुए लोगों के निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करने लगा, उनके अहम के पुष्टिकरण के लिए काम करने लगा, तो कोई जेब कतरा भी कहीं भी मेरे छुरी मार के, मेरा कत्ल करके नाली में डाल देगा मुझे। जब तक मैं सत्य पर हूं, अपने धर्म पर हूं, न्याय के पथ पर हूं, तब तक कोई मुझे खरोंच भी नहीं मार सकता। ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, प्रदान है। तो आप भी अगर इसी तरह से चलेंगे, मेरे मार्ग पर चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, तमाम अहम को त्याग करके चलेंगे, तमाम ऐसाओं को त्याग करके चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत, ये तो बहुत मामूली सा काम है जो भुगतान है, इसको रोक पाएगी। ये हो जाएगा 23 मार्च से पहले भी हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं है 23 मार्च को ये तो एक दिन का काम है, 1 घंटे का है, ये कभी भी हो जाएगा। 23 मार्च से पहले भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो सूचनाओं का आदान प्रदान सरकार के साथ चल रहा है वो इतना जबरदस्त है कि अब रात को 8-8 बजे जो है डीएम साहिबान मुझे कॉल करते हैं। कई बार सर मुझे लगता है फर्जी तो नहीं, कहीं कोई कह रहा है वो मैं डीएम बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको जब चेक करता हूँ तो पता चलता है वास्तव में डीएम था वो। क्योंकि रात के 8 बजे आप लोग क्या कर रहे हो कि साहब इतना भीड़ लग गया है हमारे यहाँ फार्मों का, इतनी चिट्ठियाँ आ गई हैं ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तो दिन रात काम करना पड़ रहा है। बताइए इसमें कौन कौन है आपके संगठन के लोग, इस जिले में कौन कौन है, क्या करना है, कैसे करना है, तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं जिस जनपद से हूँ, अलीगढ़ से, अभी फोन आ रहा था कि आज संडे है, लेकिन संडे के दिन भी कचहरी खुली हुई है, कलेक्ट्रेट खुली हुई है और कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कह रहे हैं साहब 3 आदमी, हमारे जिलाध्यक्ष को उन्होंने बोला कि 3 आदमी आप अपने लगा दो, वो एक खुद मोहर मारता रहेगा उन पे, उनके पास मोहर मारने वाला भी नहीं है आगे। ये जो आपकी गति है इतनी तेज गति से बढ़ रही है साहब,
कि 23 मार्च से पहले भी आप सबका भुगतान संभव है। और ये बहुत छोटी सी बात है, भुगतान जो है ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। भुगतान जो है, चूंकि आप में से ही 5 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की, 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की है ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण। और आत्महत्या के अलावा आप देखोगे तो करोड़ों ऐसे हैं जो उन्हें जीवन और मृत्यु का अंतर नहीं पता कि वो जिंदे हैं या मर चुके हैं, उससे भी बुरी स्थितियों में बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे पैसे वाले, अच्छी कोठी वाले, अच्छे कार वाले, अच्छे पदों पर रह के जो बेचारे रिटायर हो गए सीनियर सिटीजन, उनकी भी इतनी बदतर स्थिति हो गई है। तो ये जो हमने मूल्य छुपाया है, इतने लोगों की आत्महत्या और उससे कई गुना ज्यादा आत्महत्या से निपटे, उसके बदले अगर हम भुगतान मांग रहे हैं केवल सरकार से, तो ये कुछ नहीं मांग रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हैं। जिस दिन सरकार की समझ में ये आ जाएगी कि यार ये कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं जो इनका जमा हुआ पैसा है और उसके लिए बाकायदा कानून है, तो इनको दे दो, अभी दे दो। और साहब एक बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने कही है, महाभारत में बताई गई है कि जब किसी के सिर पर काल बैठ जाता है, शनि सवार हो जाते हैं, तो शासन में बैठा हुआ व्यक्ति न्याय और अन्याय में भेद करना भूल जाता है और परमात्मा उसका नाश कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर के गए हस्तिनापुर, तो उन्होंने कहा भैया, उन्हें कहा वो इंद्रप्रस्थ वापस कर दे, दुर्योधन 13 साल का अज्ञातवास हो गया। उसने कहा नहीं करूंगा, 5 गांव दे दे, क्योंकि नहीं दूंगा। जो शकुनी उसका मामा और कर्ण हमेशा उसे उकसाते रहते थे पांडवों से लड़ने के लिए या पांडवों का आहित करने के लिए, उन्होंने भी उस वक्त कहा था उसे दुर्योधन बहुत अच्छा प्रस्ताव है, 5 गांव देके झगड़े को खत्म कर ले, हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ का मालिक बना रहेगा तू। लेकिन उसकी बुद्धि पर शनि सवार हो गए थे सर। उसने कहा मैं तो सुई की नौक की बराबर भी ना दूं, तू कर ले, क्या करेगा मालिक। और बंधवाने को चल दिया भगवान कृष्ण को, तो बांध लो इसको, वाले को, हीरो को, कहां से आ गया सारा, बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने विराट रूप दिखाया और उसी वक्त उसको कहते गए कि अब महाभारत होगा, और जब महाभारत होगा तो ऐसा होगा कि तेरा वंश में कोई नहीं बचेगा, ना नाम लेने वाला, न तुझे पानी देने वाला, मतलब श्राद्ध करने वाला भी कोई बचेगा नहीं तुम्हारा। ऐसी हालत कर देंगे, वंश नाश कर देंगे तुम्हारे। तो अगर कहीं नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या अशोक गहलोत या बघेल या ममता बनर्जी, इनके सिर पर यदि शनि काल स्वरूप बनकर के बैठ गए और ये आपकी मेहनत की कमाई के पैसे को भी नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो आपका संगठन, आपकी भीड़ बढ़ती जा रही है, वो साहब वही हाल करेगी जो महाभारत में दुर्योधन का हुआ था। एक फूंक मार दोगे, एक चांटा मारना शुरू कर दोगे तो सर्वनाश हो जाएगा तमाम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का, तमाम ये जो प्रशासनिक सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा। और ये बात मुझे नहीं लगता कि समझ नहीं पा रहे हो, समझ रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। आपकी संख्या के विषय में सबको पता है कि आप 20 करोड़ लोग हैं, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आना है कि आप सब संगठित होंगे, सब जान जाएंगे कि बट सेक्ट 2019 क्या है, PID एक्ट्स क्या हैं, ये आपको क्या अधिकार देते हैं, इनके तहत किसको कार्रवाई करनी है, किसको आपका भुगतान करना है। धीरे धीरे जब ये चीजें देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को पता चलेंगी तो एकजुट होंगे, संगठित होंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो जो उनका भुगतान नहीं करेगा उसका अंत करेंगे। सीधी सी बात है, किसी को कोई संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके भुगतान में तो कोई बाधा है ही नहीं, भुगतान तो होगा ही, निश्चित रूप से हो जाएगा। केवल आपको, जैसा कि आदरणीय गौतम जी ने कहा, प्रधान जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष महोदय, तमाम साथियों ने बताया कि हमें 23 मार्च को दिल्ली आना है कर्तव्य पथ पर, और 23 मार्च से पहले हम लोग तमाम जितने भी लोगों को जानते हैं जिनका भी पैसा किसी भी कंपनी में जमा है, उनका आवेदन जरूर करा दें, चाहे बाई डाक कराएं या बाई हैंड कराएं।
और उस आवेदन की एक कॉपी हमको लेकर के अपने पास रखनी है, उसको लेकर के आना है 23 मार्च को। क्योंकि जो 6 महीने वाली बात हम बताते हैं 180 दिन वाली, 180 दिन में आपके जिला अधिकारी को या एडीएम को या तहसीलदार को आपका भुगतान करना है 2 से 3 गुना आपकी जमा राशि का। वो वचन स्वयं हमारी पार्लियामेंट ने दिया है, कानून में लिखित में, उस पर राष्ट्रपति ने साइन किए हैं, प्रधानमंत्री ने उस कानून को प्रस्तावित किया है। तो वो वचन, वो वायदा कोई मेरा या आपका नहीं है, वो उनका है। उन्हें उनके वचन को, उनके वायदे को जब आप याद कराओगे और इतनी बड़ी संख्या में कराओगे तो पागल नहीं है, गोबर नहीं खाते हैं, बुद्धि है। अगर मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो ये मुझे जमींदोज कर देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। जरा सी देर में हो जाता है, माफी मांग लेता है, सबको पता है कैसा प्रधानमंत्री है। माफी मांगेगा, आपका भुगतान उसी दिन से किसी भी साथी को डरने की, संशय करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल निशंक रहें, निर्भय रहें। तमाम साथी जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो अपनी ईमानदारी का परिचय अवश्य दें दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई भुगतान तक कम से कम, ज्यादा पदों के चक्कर में मत पड़िए। वो हमारे आपने प्रमोट कर दिए हैं साहब, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक कैथल साहब, वो कह रहे थे कि मुझे तो अध्यक्ष ही रहना है, मुझे तो जिला अध्यक्ष ही रहना है, मुझे नहीं प्रमोट होना है, प्रभारी नहीं बनना है। हमारे राम लखन जी और अयोध्या प्रसाद जी बैठे हुए हैं, दोनों के बीच एक तहसील अध्यक्ष को लेकर के विवाद हो गया और कई सारी समस्याएं आती हैं, वहाँ झांसी में आ गई। इसीलिए मैं थोड़ा सा संगठन से बच के रहता हूँ। क्या संगठन जहाँ होगा वहाँ इस तरह की समस्याएं आती हैं, लोग पदों को लेकर के झगड़ा करने लगते हैं, उसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं, चंडे को लेकर कई जगह झगड़ा हो जाता है। वो एक भाई साहब ललितपुर से आए हुए हैं, परमार साहब के तरह, परमार साहब ये हमको नहीं जानते थे, हमें ललितपुर को झांसी वाले लेकर के गए और ये हमारे संगठन में भी नहीं है साथी वहाँ से। लेकिन उस भले आदमी ने, जो जिला अध्यक्ष था साहब हमारा, मैं था, चौधरी साहब थे और रमेश साहब भी थे, मास्टर जी भी थे, उसने तो हमको चाय भी नहीं पिलाई, कार्यक्रम करवाया, मेमोरेंडम दिलवाया और उसी दिन वो एडीएम इतना बढ़िया आदमी था, उसने कहा साहब अभी जमा करवाता हूँ, सबके आवेदन भी लाए को, और उसने तो हाथ ला लिया। तो भाई साहब परमार साहब मिले हमें बाहर, हम पकौड़े खा रहे थे अपने पैसे से, उसको बोल के मैं चाय बना के पकौड़ी दे दे दुकानदार को, ये आए, उन्होंने फिर उसकी पेमेंट की, बाद में वो अध्यक्ष आ गया, वो भी खाने लगा उसी, उसने खाने की नहीं पूछा भले आदमी ने हमको। और ये भाई साहब ने कहा कि नहीं साहब ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको खाना खिला के भेजूंगा, आप आइए पीछे से। और मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट में जहाँ एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर के गए, भाई साहब वहाँ खाना खिलाया, मास्टर जी थोड़ा गर्म भी हो गए, जो देर बहुत लगाते हैं ना रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वाले, ये कैसा खाना खिला रहा है इतनी देर तक, जो आपको परेशान कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी कहीं आती हैं, आ रही हैं। और वो हमारे सामने रसीद काट रहा था सब 160 रुपए की, 160 रुपए जो कि हमारे पास विधान में नहीं कहीं भी कि किसी की 160 रुपए की रसीद काटोगे, हमारे पे 1 रुपया है, 100 रुपया है, फिर वो 500 रुपये है और फिर 2100 है, इस तरह का चलता रखा है। लेकिन वो 160 रुपए की काट रहे थे। अभी भी आप फोन करना एज ए प्रदेश अध्यक्षों को, तो वो कहेंगे साहब रसीदों की गिनती चल रही है, पता नहीं उसने कितनी लाख रसीदें काटती हैं। तो ये हिसाब किताब का जो मामला है, इसको लेके भी कई बार हमारे मध्य जो है टकराव हो जाता है, चीजें खराब हो जाती हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहता हूँ अभी। यार ये जो बहुत बुरा पच रहा है, इसमें कौन इतना समय देगा? हमारी लड़ाई ये है कि हमें भुगतान कराना है, पदों वाली लड़ाई थोड़ा ही है। और भुगतान के बाद हमारी लड़ाई है कि हमें ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाना है। कोई राजनीति में तो आना नहीं है, हमें अपनी सरकार बनानी है। और ठग मुक्त बेईमान रहित भारत जो बनाना है वो तो जनता से भी बनाया जा सकता है, उसके लिए संगठन की कहाँ आवश्यकता है? श्रीलंका में हुआ, लंका के जब शासकों ने बदमाशी की तो वहां की जनता ही सड़कों पर आ गई, कोई संगठन थोड़ा ही सड़क पे आया, वहां जनता ने ठीक कर दिया शासकों को पीट पीट के। यहाँ भी ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान में भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो संगठन चलाने की परिपाटी है, गलत तरीके हैं, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाइए, ईमानदारी से संगठन को बनाइए। विश्व के इतिहास में एक नया इतिहास रचिए कि हिंदुस्तान के लोगों ने एक ऐसा संगठन बनाया जिसमें कोई चोरी नहीं थी, छल नहीं था, कपट नहीं था, कोई झूठ नहीं था। एक जो उद्देश्य सभी संगठनों का पवित्र होता है, चाहे वो आतंकवादियों का संगठन हो
चाहे किसी धार्मिक का संगठन हो, उद्देश्य सबका बहुत अच्छा होता है साहब। आतंकवादी और नक्सलियों के संगठनों के भी आप बायलॉज पढ़ लोगे, विधान पढ़ लोगे तो कहोगे कि वाह क्या चीज, क्या उद्देश्य रखा है उन्होंने। लेकिन उनका जो व्यवहार होता है, प्रैक्टिकल में वो संगठन क्या कर रहे होते हैं, देखने वाली बात ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हमारे संगठन का जिस तरह का उद्देश्य है कि धर्मों बेईमान रहित भारत का निर्माण करेंगे, किसी भी पीड़ित को, शोषित को न्याय से वंचित नहीं रहने देंगे, समभाव लाएंगे सबके प्रति, सबको समान आदर सत्कार करेंगे, देश से करप्शन खत्म करेंगे, शोषण खत्म करेंगे, जमाखोरी, मिलावटखोरी और ये जितनी भी और मुनाफाखोरी वगैरह हैं, 3-4 खोरियां जो हैं, इनको खत्म करेंगे। तो बड़े अच्छे उद्देश्य रखे हैं। उन अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें भी अच्छा बनना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये सोच के नहीं करना कि साहब मैं जो है प्रदेश का अध्यक्ष हूँ तभी काम करूंगा, या मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ तभी काम करूंगा। मैं तो कई बार बहुत सारे लोगों को कह देता हूँ कि मेरा पद भी दे दे भाई, तो ऐसे ठीक है, जो कहेगा वो करता रहूंगा चपरासी की तरह तेरे साथ। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर जो संगठन में मैं देख रहा हूँ कि छोटे स्तर पर त्रुटियां हैं, और कल जब बड़ा संगठन हो जाएगा, कहीं भुगतान शुरू हो गया तो कई करोड़ रुपए आया करेंगे एक ही दिन में आपके संगठन के पास। जिला अध्यक्ष को 10-10 रुपए भी लोगों ने दिए तो 5 लाख हैं एक जिले में, तो 5 लाख को 10 से कर लो, कितने हो गए, तो आपस में लड़ाई हो जाएगी तमाम जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन झगड़ों से बचना है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम चीजों पर ध्यान मत दो। आपकी केवल उतना सा संगठन में कंट्रीब्यूशन करें या लोगों से चंदा लें जितना संगठन को चलाने के लिए, इस लड़ाई को, इस मिशन को चलाने के लिए आवश्यक है। ज्यादा लोगों पर कोई दबाव तनाव, एक ने साहब वो झांसी में भले आदमी ने फोटो स्टेट पे रसीद बनवा ली और उसे दरोगा जी पकड़ लेंगे, पास में रसीद काट रहा होगा। वो अरुण तिवारी जी आए हुए हैं शायद झांसी से, इधर उसी मेरे सर आए वो फोटो स्टेट वाला जो केस हुआ उधर आप अभी ना वो जिला झांसी है ही फोटो स्टेट की रसीद की छपवाई कहीं से, उसी पर रसीद काट रहा हो। दरोगा जी कह रहे साहब फोटो स्टेट की कौन सी रसीद होती है, तो नहीं होगी, गलती से होगी, कोई बात नहीं, फोटो कॉपी बता रहे फिर हटा दी गई वहाँ, ये फोटो कॉपी छप रसीद कट्टा बना दिया था, छाप की रसीद से ऐसा ही हुआ। हाँ, तो छोटी छोटी चीजों पर भी हमें ध्यान देना है और बड़ी ईमानदारी से, त्याग की भावना से तमाम लोग काम करें। इसमें कहीं भी लालच ना आने दें साहब, तब तक तो बिल्कुल मत आने दो जब तक भुगतान ना हो जाए सब लोगों का। भुगतान के लिए हल्ला की जरूरत है, और हल्ला तभी मचेगा जब आप सब लोग एकजुट होंगे, एक मत होंगे। अभी से ये तमाम चीजें हमारे संगठन में छोटे स्तर पर देखने को मिल रही है, तो अगर बड़े स्तर पर कहीं हम पहुंच गए तब क्या होगा साहब, फिर तो मुझे तो गांधी जी की तरह पीछे हटना पड़ेगा कि मैं तो अपना चरखा काटूंगा, नेहरू तो चला दे इस कांग्रेस को। तो अगर आपको मेरा भी सहयोग चाहिए, मेरा साथ चाहिए, तो तमाम साथी ईमानदारी के साथ इस संगठन को चलाएं। और जब ईमानदारी से चलाओगे तो साहब इतना वायदा मैं कर सकता हूं कि चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो या डीजीपी हो, जो भी हो, वो आपकी बात का अनादर नहीं कर पाएगा, और करेगा तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित मैं कर दूंगा। आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के फतेहपुर के कार्यक्रम के तमाम आयोजक साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं नमन करता हूं आप तमाम साथी इतनी दूर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए। मैं आप सबका भी आभार करता हूँ। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र से साथी आए हुए हैं, उनका मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ। और राज्य से तो किसी से शायद नहीं आए, कोई मुझे लग रहा है कोई आए किसी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य से नहीं। महाराष्ट्र वाले तो सब आप तो याद ही है मुझे। कोई मध्य प्रदेश से है क्या साथी? अच्छा हाँ, बिहार के जिला अध्यक्ष महोदय आए हैं हमारे गोपालगंज वाले, इन्हीं के साथ मुझे जाना है। आप यहाँ से बिहार के लिए ओझा साहब आए हुए हैं, और तो मध्य प्रदेश से तो कोई नहीं है। हाँ ओझा साहब, स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं समझता हूँ सब लोगों ने ठीक से कार्यक्रम को सुना है और ठीक से तमाम चीजों को याद कर लिया होगा। इसी पर अमल करना है हमें, और जहाँ जहाँ मेरी या अध्यक्ष जी की या गौतम साहब की, रमेश जी की, या जिनकी भी जरूरत है, वो तमाम साथी हम दिन और रात आपके यहाँ आने के लिए तैयार हैं। आपका भुगतान कराएंगे, आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। आपको भी हमें सहयोग करना है और 23 मार्च की तैयारियां अभी से करने का सब तमाम लोग, उसमें कोई हीला हवाली ना करें, कोई संकोच ना करें, एंड टाइम पर कोई लघुना ना निकालने के साथ मेरे साथ यूं हो गया था, यूं हो गया था। और मैं समझता हूँ कि विश्वकर्मा साहब ने जो कहा है वो किया है अभी तक मेरे साथ। तो 5 लाख अगर वो कह रहे हैं कि 15 फरवरी को 5 लाख फतेहपुर में लोग इकट्ठे होंगे तो होंगे, और प्रयागराज 21 फरवरी में अगर 15 लाख का लक्ष्य हमने रखा है तो वो होना है। तो अगर इतने लोग हो जाते हैं तो साहब उत्तर प्रदेश या पूरे देश में ऐसा कोई शासक या प्रशासक नहीं बचेगा जो आपकी बात को इनकार कर सके। चूंकि आपकी जो बात है ये बिल्कुल सब न्यायपूर्ण है, सत्य है और कानूनी है। इसलिए आप सब प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक तमाम गिले शिकवों को भुला करके अपने अपने घर जाएंगे, तैयारी करेंगे अपने अपने जनपदों में। जिन जनपदों में भुगतान के आवेदन शुरू हो गए हैं वहाँ भुगतान करवाइए, जिनमें नहीं हुए हैं वहाँ ज्ञापन है, वहाँ भुगतान के आवेदन शुरू करवाएं। और तमाम प्रशासन पर निगरानी रखिए। तमाम साथी, अगर कोई भी डीएम या एसपी या तहसीलदार या एसडीएम कोई भी आनाकानी करता है, कहीं कोई रिश्वत मांगता है, जैसे कई जगह से शिकायत आ रही है, सब 200 रुपए फॉर्म भरने के लेते हैं। मिश्रा जी बैठे हुए हमारे सोनभद्र का, वो डीएम बहुत बदमाश है। मैंने उसकी शिकायत की, दूसरे ठीक हुआ है नहीं हो गया, ठीक हो गया भुगतान, वो लेने लगा ना, मैंने उसकी शिकायत की थी, बदमाश है, इसको हटाओ से। और ये वाला बहुत बदमाश है, डीएम सिंघानिया साहब बैठे हुए, उसकी भी शिकायत की मैं। मतलब मेरे पास जिसने कहा कि मेरा डीएम नहीं सुना, मैंने सबकी शिकायत की। तो ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप वाले ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। मुझे भी कॉपी भेज दिया करें, सीएम को, डीजीपी फाइनेंस को और डीजीपी पुलिस को, डिविजनल कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, इनको शिकायत भेजें ऐसे अधिकारियों की जो आपकी बात नहीं सुनते हैं या डराते भटकाते हैं। इनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी साहब, किसी को भी। जब आप करोगे शिकायत तो सब जगह काम होना शुरू हो जाएगा। वो उरई वाला भी बहुत बदमाश था, वो भी बहुत परेशान कर रहा था, उसकी भी मैंने शिकायत की। उसने मुझे फोन किया था एक दिन, साहब अभी कल परसों सब कर रहा हूँ मैं, सब शिकायत क्यों कर रहा हूँ। 23 तारीख के बाद निगरानी समिति बनेगी, तो निगरानी समिति में इतना सही काम है, ये करना होता है, कभी शिकायत करनी होती है। जो भी अधिकारी अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है, आपकी बात को नहीं सुन रहा है, उसकी शिकायत करनी है। बस कहीं हिलाबाली कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, इतना सही काम है निगरानी समिति का, कोई ज्यादा काम थोड़ा ही है। कई लोगों को लगता होगा कि फ्री में क्यों करें, ये फ्री का काम नहीं है। अभी आपको फ्री का लग रहा है, लेकिन ये 20 करोड़ लोगों का काम है। आपके हर जिले में कोई जिला ऐसा नहीं है साहब जिसमें 5 लाख से कम निवेशक हों, ठगी पीड़ित हों। वो आपको बिना मांगे भाई साहब इच्छा से दे दिया करेंगे कुछ न कुछ तो, जब आप उनका पैसा वापस दिलवाओगे। जैसे आप कंपनी में पैसा जमा करवाते वक्त उनके पैसे में से कमीशन ले लेते थे 15%, 10%, कभी कहीं तो ये हमारे केबीसीएल वाले तो 25% तक ले लेते थे, और वो कैश नहीं साहब, कैश। तो वैसे ही वो लोग दे देंगे जब उनका पैसा भुगतान मिलने लगेगा ना सर, तो वो आपको सबको पैसे देने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको मुफ्त में रगड़ेंगे कि यार द्विवेदी जी फ्री में कर दो या और आगे सब फ्री में करो, हमारा तो सबको फ्री में कोई नहीं करवाता। सब आपका पैसा देंगे, आपका भुगतान उनका करवाना आरंभ करेगा। तो इस चीज को भी लेके परेशान नहीं होना कि यार पेट्रोल कहाँ से पड़ेगी गाड़ी में, या क्या कहाँ से होगा। जब आप काम करेंगे रोज डीएम एडीएम फाइनेंस के यहाँ जाकर के उनका भुगतान कराएंगे तो वही लोग आपको स्वयं पैसा भी देंगे। लेकिन लगना चाहिए कि हमारा काम हो रहा है। काम नहीं होगा तो डरते रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, बाकी बातें वीडियो में कर लेंगे सब इसी दिन फिर फुर्सत में। और इंसान हूँ, इंसानी बने रहने देना, व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए आया हूँ और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है मेरा। मैं इस व्यवस्था को परिवर्तित करवाऊंगा निश्चित रूप से। आप सब लोग सहयोग करें।